हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर दूसरा। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने चार्जेस का जस्ट इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे क्लियर करेंगे। देन आफ्टर हम स्टडी करेंगे परमिटिविटी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, और उन दोनों को मिला जुला के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन हम ऐसा भी करेंगे जो मेंस में पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चंस और पूछे भी जाते हैं। आज के लेक्चर के बाद जो थर्ड लेक्चर हमारा होगा उसके अंदर हम कूलम्स लॉ और परमिटिविटी मिला के जो पूरे मेंस के अंदर जो आज तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, चाहे मेंस हो नीट हो, उस क्वेश्चन को हम थर्ड लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले उसके रिलेटेड जो पूरी थियरी है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, आज उसको हम क्लियर करने का ट्राई करेंगे। और ट्राई किया बहुत अच्छे से उसको क्लियर करेंगे, जिससे आपके फंडा फंटास्टिक बन जाएंगे। तो चलो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है कूलम्स लॉ। सबसे पहले कूलम्स लॉ के अंदर देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, It gives us the electric force between two stationary point charges। कल हमने ये देखा था लेक्चर के अंदर कि जो चार्जेस है वो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव मतलब कि लाइक चार्जेस है तो रिपल करेंगे, एंड अगर अनलाइक चार्जेस है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। वो तो क्लियर है, अट्रैक्ट करेंगे मतलब कुछ फोर्स है वहां पर, अट्रैक्टिव फोर्स है या तो रिपल्सिव फोर्स है। सर ये फोर्स की वैल्यू कितनी है, कितना ज्यादा फोर्स लगेगा और कितना जबरदस्त अट्रैक्शन होगा, ये बहुत कम अट्रैक्शन होगा। मतलब वहां पर जो है अट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा या रिपल्सिव फोर्स कितना होगा, उसकी वैल्यू हमें पता भी तो होनी चाहिए। अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, ये तो हमें क्लियर हो चुका है, बट वो अट्रैक्शन कितना स्ट्रांग है, वो रिपल्सन कितना स्ट्रांग है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वहां पर कितना फोर्स लग रहा है, वो हमें कौन बताएगा? कूलम्स लॉ। तो बेटा कूलम्स लॉ जो है वो हमें दो पॉइंट चार्ज के बीच में कितना फोर्स है वो बताता है। यहां पर अगर आपको देख रहे हो हमने जो दो चार्जेस यहां पर अभी लिए हैं, वो एक पॉजिटिव लिया है एंड सेकंड वन इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि लाइक चार्जेस है। तो लाइक चार्जेस में क्या होगा बेटा? रिपल्सन होगा। तो ये देख रहे हो तुम बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कुछ ऐसे फोर्स लग रहा है और इसके ऊपर कुछ ऐसे फोर्स लग रहा है। चलो मान लो कि बेटा इसको हम नाम दे देते हैं 1 और ये वाले चार्ज को हमने नाम दे दिया 2। तो बेटा ये जो 1 वाला चार्ज है उसके ऊपर ये जो फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा है? दूसरा वाला चार्ज। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इसकी जो डायरेक्शन है बेटा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके ऊपर हमने एक साइन लगा दी। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? सिमिलरली ये जो दूसरा चार्ज है, जो सेकंड नंबर मैंने नाम दिया है बेटा, उसके ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है? फर्स्ट वाला लगा रहा है, सीधी बात है। तो फर्स्ट ऑन 2 ड्यू टू 1, और उसके ऊपर भी हमने लगा दी वेक्टर की साइन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? तो जब दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज होंगे तो क्या होगा? दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, सीधी बात है, और दोनों एक दूसरे से दूर जाने का ट्राई करेंगे। तो इस तरह से उसके ऊपर फोर्स लगेगा कि जो चार्ज एक है उसके ऊपर दूसरा वाला इस दिशा में उसको धकेलने का ट्राई करेगा, और ये सेकंड नंबर वाले को फर्स्ट वाला इस डायरेक्शन में धकेलने का ट्राई करेगा, सीधी बात है। तो रिपल्सन हो रहा है। और मान लो कि बेटा तुमने उन दोनों को जो डिस्टेंस पे रखा था वो डिस्टेंस r है। वो डिस्टेंस कितना है? r है। तो मुझे ये बताना है कि ये जो लाइट चार्जेस है उनके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है एक दूसरे के कारण। तो वो फोर्स कैसे फाइंड करेंगे बेटा? एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि ये जो फोर्स लग रहे हैं इन दोनों के ऊपर, मान लिया कि उन दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता चला। क्या पता चला सर? जो फोर्स लग रहा है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? तो ये जो दो चार्जेस है, मान लो बेटा इस चार्ज को हमने Q1 नाम दे दिया और इस वाले चार्ज को मैंने Q2 नाम दे दिया, तो वो जो दो चार्जेस है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। मतलब जितनी चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी उन दोनों का प्रोडक्ट उतना बड़ा आएगा, उतना उसका फोर्स बढ़ जाएगा। तो मतलब ये जब एक्सपेरिमेंट किया गया दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स मिल रहा है, तो हमें ये पता चला कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो दो चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आ रहा था। मान लो एक चार्ज 3 कूलम का है, दूसरा 2 कूलम का है, तो 3 2 6, तो उसके रिलेटेड फोर्स मतलब उतने उसके हिसाब से फोर्स रहेगा। जितना चार्ज बढ़ाते जाओगे, 3 के बदले में 5 है, 2 के बदले में 6 है, तो और फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा, उन दोनों के बीच में रिपल्सिव या तो अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा। बोलो और कोई डाउट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज बेटा ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली
कि उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, तो जो फोर्स है वो उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा था। मतलब जितना डिस्टेंस तुम बढ़ाते जाते हो, जितना डिस्टेंस तुम बढ़ाते जाते हो, उस डिस्टेंस का स्क्वायर करो, उसके हिसाब से उसके उतने टाइम्स फोर्स कम हो रहा था। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में नहीं है। डिस्टेंस बढ़ाने पर, अरे यार सीधी बात है ना, जब तुम दो चार्जेस को दूर कर दोगे, दो चार्जेस को तुम दूर कर दोगे, उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन कम हो जाएगा, सीधी बात है। तो जितना डिस्टेंस तुम बढ़ाओगे उसके स्क्वायर, डिस्टेंस का भी क्या करना है, स्क्वायर, उतना टाइम से उसके हिसाब से जो फोर्स है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में था, मतलब जितने चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी उतना फोर्स ज्यादा रहेगा। पर साथ साथ में अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो डिस्टेंस के स्क्वायर कि इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स उतनी जबरदस्त स्पीड से वो डिक्रीज करता जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है? तो अगर इन दोनों को हम मिला दे, भाई ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, सपोज कर लो ये हमारे पास दूसरा है, अगर इन दोनों को मिला दे तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल की हम साइन रख रहे हैं बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कौन है, Q1 एंड Q2, उसको हम रख देंगे ऊपर Q1 Q2, और जो R स्क्वायर है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R स्क्वायर जाएगा नीचे। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो यहां से आगे बेटा फिजिक्स के अंदर हमने देखा हुआ है नॉर्मली क्या, तुम जितनी बार 11th में स्टडी करे होंगे तो जो प्रोपोर्शन की साइन है उसको हटाने का ट्राई करते हैं। और यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए जो हम प्रोपोर्शन की साइन हटाते हैं तो यहां पर हम लगाते हैं के। क्या लगा देते हैं? के। सर के क्या है बेटा? ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये क्या है? के क्या है बेटा? यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। ये जो के है बेटा उसको तुम कहीं, इसके आगे जब हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए भी के लगाते हैं, उसके और इसके को कोई लेना देना नहीं, ये चीज ध्यान रखना। तो जो बेटा के है, इस के के बदले में हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी पुट करते हैं। क्यों सर? क्योंकि बेटा बता रहा हूं आगे, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 9 × 10⁹। इसका यूनिट अगर लगाना चाहो तो कैसे लगाओगे? चलो मान लो कि सपोज मान लो कि आपको अब इसके पीछे यूनिट क्या लगाना है अगर आपको पता नहीं है तो कैसे बनाओगे? ध्यान दो, ये रहा के, ये रहा के। अगर इस के का मुझे यूनिट बनाना है, मैं क्या करूंगा, इस R स्क्वायर को ले जाऊंगा इधर। देखो ये हमारा एट द एंड कूलम्स लॉ मिल गया, के बराबर F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या समझ में आया? दो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। मतलब जितना जितना तुम चार्ज बढ़ाते जाओगे चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, फोर्स वैसे वैसे बढ़ जाएगा। और साथ साथ में अगर तुम डिस्टेंस भी बढ़ाते जाओगे तो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन में, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से वो फोर्स घट जाता है जब तुम उसका डिस्टेंस बढ़ाते हो। कोई बच्चा बोलता है सर अब इसके पीछे यूनिट क्या रट्टा मारना पड़ेगा? अरे काय को रट्टा मारने की जरूरत? ध्यान दो, यहां पर ये जो के है, अगर इस के का मुझे यहां पर ऐसा यूनिट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस R स्क्वायर को ले जाऊंगा F के पास, तो F के साथ आ जाएगा बेटा R स्क्वायर, और के को मैं अकेला छोड़ने के लिए Q1 और Q2 को भी यहां ले जाऊंगा, तो जो मल्टीप्लाई में है वो इस तरफ जाने पर FR स्क्वायर के साथ कहां चला जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा। तो यहां से के अकेला बचा। अब तुम देखो बेटा, तुमको फोर्स का यूनिट तो पता ही होगा, न्यूटन होता है। जी सर। आर मतलब क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का किसको नहीं पता होता? मीटर। और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। और बेटा Q1 और Q2 दोनों क्या है? चार्जेस, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई। और सेकेंडली कि उनका यूनिट क्या होता है? कूलम। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से कूलम का स्क्वायर। दो है ना, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई, कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा? कूलम का स्क्वायर। तो यहां से क्या यूनिट मिल गया बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम के ऊपर -2। अब तो ये तुमको याद भी रह जाना चाहिए, और याद नहीं भी रहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? तो ये है हमारा कूलम लॉ कि भाई कूलम लॉ क्या बोलता है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि दो चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, इसका मतलब जितना जितना चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। दूसरा क्या देखा कि उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर तुमने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस भी बढ़ाया, अगर तुमने 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस भी बढ़ाया
तो 5 का स्क्वायर 25, उसके हिसाब से फोर्स घटने लग जाएगा, 5 के हिसाब से नहीं घटेगा। तो मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस भी थोड़ा भी डिस्टेंस चेंज करोगे फोर्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगी। बोलो इतना क्लियर है। और बेटा जो के होता है वो के क्या है, हमने जो प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के लिए के रखा, वो के क्या है, एक कांस्टेंट है। और वो के की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, 9 × 10⁹ किसके बराबर, 1/4πε0। ये क्या है सर, ε0 के क्या है, इसको मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, पहले इतनी बात क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे। ओके, ध्यान दो बच्चों। तो कि बेटा मुझे किसी एक पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे मुझे कहीं पर चार्ज रखा है, जैसे कि मान लो मैंने यहां पर एक कंटिन्यूअस बॉडी रखी है, ठीक है। यहां पर कंटिन्यूअस बॉडी मतलब समझते हो ना, पॉइंट चार्ज नहीं है यार, हर एक जगह पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा है, प्लस 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 प्लस, मान लो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा है। अब मुझे यहां से इसके कारण क्या फोर्स, सपोज मान लो कि मैंने यहां पर एक चार्ज छोटा सा लाके रख दिया, मान लो यहां पर मैंने कोई चार्ज लाके रख दिया, मान लो कि वो पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर भी है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, दैट वी नो, राइट। बट बात ये है कि तुम यहां से लेकर यहां का डिस्टेंस कौन सा लोगे भाई, ये लोगे कि ये लोगे, क्या लोगे यार, चार्ज तो लास्ट तक है, बहुत दूर तक चार्ज है, तो यहां पर डिस्टेंस वेराई करेगा ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्ज पड़ा है, अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग चार्ज पड़ा है, तो यार डिस्टेंस क्या करेगा, वेराई करेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे, बट अभी इसके लिए आप इतना याद रखो, इसीलिए यहां बोला जा रहा है जो कूलम्स जो लॉ लगाना है बेटा हमें, वो कहां लगाना है, पॉइंट चार्ज के लिए लगाना है। कहां लगाना है, पॉइंट चार्ज के लिए लगाना है। बोलो ये बात समझ में आ रही है, इजी है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। कूलम लॉ हम वहां पर लगाएंगे जहां पर पॉइंट चार्जेस होंगे, वहां पर नहीं लगाएंगे जहां पर कंटिन्यूअस बॉडी, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया। क्यों नहीं लगाएंगे वो भी आपको समझ में आया कि यार वहां पर तो चार्ज हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे हमें पता ही तो नहीं है, तो इसलिए हम वो वाला फॉर्मूला वहां नहीं लगाएंगे। ओके, तो अभी यहां पर ध्यान दो कि जो मैं बात कर रहा था सर कि ये जो k बराबर आपने लिखा 1/4πε0 दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब के ऊपर -2, ये यूनिट कैसे लाना वो मैंने आपको बताया। बोलो इसके बारे में कोई डाउट है क्या। तो सर ये k बराबर 1/4πε0 y कैसे क्यों लिख दिया बेटा, सबसे पहले इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब क्या भाई, एयर, या तो तुम कुछ इसको वैक्यूम बोलते हो। बेटा हमारे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक के अंदर हम जहां जहां पर भी वैक्यूम की बात करेंगे वो एयर के लिए भी बात करेंगे, मतलब वैक्यूम जो है और एयर जो है उसके लिए हमें सेम एप्सिलॉन लेके चलना है, उसको दोनों को सेम माना जा रहा है। वैसे दोनों इक्वल नहीं है, दोनों सेम चीज तो नहीं है, फ्री स्पेस और एयर, पर एनसीईआरटी के अंदर भी लिया जा रहा है, बहुत सारे रेफरेंस बुक के अंदर भी वही लेके चलते हैं। तो क्यों सेम नहीं है उसके बारे में भी हम रीजन दे सकते हैं, बट स्टिल हमें ये मान के चलना है कि जो फ्री स्पेस है या तो जो एयर है उनके लिए जो एप्सिलॉन की जो वैल्यू होगी और बहुत सारी चीजों की जो अलग अलग वैल्यू ली जाएगी, दोनों के लिए सेम ली जाएगी, ठीक है। तो फ्री स्पेस का मतलब और कुछ नहीं है, एयर या तो जिसको हम वैक्यूम भी बोलेंगे भाई, ठीक है सर। और उस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है भाई फ्री स्पेस के अंदर या तो एयर के अंदर, 8.8551 है, या आप देख सकते हो, ये नंबर देख सकते हो। तो वो जो 8.85 है क्या, उसको मैं अप्रोक्सीमेट करके राउंड ऑफ करके 9 × 10⁻², बेटा 8 ये जो नंबर है, ये जो पूरी वैल्यू है, क्या इसके लिए मैं 9 लिख सकता हूँ, हाँ या ना, आप देख लो, राउंड ऑफ कर दिया गया है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻², बाकी सब चीजें सेम है। तो याद रखो कि जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है दैट इज 9 × 10⁻² कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर के ऊपर भी -2। बेटा एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी है। सर परमिटिविटी क्या है वो तो आप बताओ, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, पहले इतना याद रखो, ये है परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस। इसके लिए वहां पर नोट लगाया गया है E0, एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन नॉट। और उसकी ये वैल्यू आपको याद रखनी है। जब एयर के अंदर दो चार्ज रखते हैं, जब एयर के अंदर दो चार्ज हमने रखे हैं तो उनके बीच में कुछ फोर्स लगेगा, और वो जो फोर्स होगा
उस टाइम जो एप्सिलॉन की वैल्यू लेंगे वो लेंगे 9 इंटू 10⁹ जब तुमने उसको कहां रखा है, एयर में रखा है। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं जब हम आगे और बढ़ेंगे, थोड़ा और कुछ जान लेते हैं हम। ये हमारा फॉर्मूला आया क्या, आया कि नहीं आया कूलम्स लॉ का। F बराबर क्या आया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब यहां से कोई मुझे बोले यार सर व्हाट इज 1 कूलम, यहां से हमें कूलम की डेफिनेशन निकालनी है। 1 कूलम, अरे जैसे तुमने 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था 1 वोल्ट क्या होता था, 1 एम्पियर क्या होता था, है कि नहीं, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। सिमिलरली यहां पर हमें पढ़ना है 1 कूलम क्या है। बेटा ये जो फॉर्मूला है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला तुम देख रहे हो, कौन सा सर, ये वाला जो फॉर्मूला तुम देख रहे हो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अगर इस फॉर्मूला के अंदर बेटा मान लो कि मैंने चार्ज जो Q1 और Q2 है उसकी वैल्यू मैंने 1 कूलम ले ली। क्या ले ली बेटा, 1 कूलम। तो Q1 के बदले में भी मैं पुट करूंगा 1, Q2 के भी बदले में मैं पुट करूंगा 1। और सपोज कर लो कि वो जो दो चार्ज को रखा गया है वो भी 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, तो R भी मेरे लिए 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। तो ओवरऑल जो Fe की वैल्यू है बेटा 1 1 जा 1 इंटू K, तो K और नीचे 1 का स्क्वायर तो 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो फोर्स हमें मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मिलेगा वो K के बराबर मिलेगा। और बेटा K की वैल्यू तो आपको मैंने अभी बताई थी 9 इंटू 10⁹ आप बोलोगे सर कि यहां पर तो क्या हम K का यूनिट लगाएंगे, सर ये तो फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट तो न्यूटन होता है, तो बेटा यहाँ हम K का यूनिट क्यों लगाएंगे, हम यहाँ पर फोर्स का ही यूनिट लगाएंगे। बेटा वो तो जो यहाँ पर हमने वैल्यूज रखी, Q1 के बदले में क्या रखा 1, चलो यहाँ पर यूनिट लगा लो, देखो तो आपको आंसर मिल जाएगा। जो मैं बोलना चाहता हूँ वो कि बेटा यहाँ पर K का यूनिट नहीं आएगा, बरोबर है, ये फोर्स का ही यूनिट आएगा। कैसे सर, कूलम, और यहाँ पर मीटर का स्क्वायर लगेगा, हाँ या ना बताओ। चलो तो कूलम स्क्वायर यहाँ है, कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा, ये कूलम का स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर यहाँ है। बेटा याद करो K के अंदर भी क्या होता था, K का यूनिट भी क्या होता था। अगर मैं यहाँ पर उसका यूनिट लिखूं तो इसका यूनिट क्या लिखोगे तुम बताओ मुझे, चलो फटाफट, अब तो याद होना चाहिए ना आप लोगों को। न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के ऊपर -2, ये किसका होता था, K का यूनिट होता था। साथ में ध्यान दो यहाँ पर कूलम इंटू कूलम है, मतलब यहाँ पर कूलम का स्क्वायर है कि नहीं है, है। और नीचे क्या है, मीटर का स्क्वायर। देखो तो यहां से होगा क्या, मीटर स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर कूलम के ऊपर +2 है, कूलम के ऊपर -2 है, ये भी कट गया, बचा क्या न्यूटन। तो एटलीस्ट हमें ये पता चल गया होगा कि जो फोर्स है वो दैट इज 9 इंटू 10⁹ न्यूटन होगा। कब, जब तुमने दो चार्ज की वैल्यू 1 कूलम ली होगी और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो तुमने रखा है वो 1 मीटर रखा होगा। याद हो गया, नहीं होगा। चलो 1 कूलम मतलब क्या, अब यहां से मुझे कोई पूछे व्हाट इज 1 कूलम, व्हाट इज 1 कूलम, सो हम बताएंगे कि 1 कूलम ये है सर कि 1 कूलम के अगर दो चार्ज को, 1 कूलम मतलब एक ऐसे दो चार्ज जिनको तुम 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख दो तो उनके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। इसी को हम बोलेंगे 1 कूलम। अगर मान लो कोई पता आपको पूछता है 1 कूलम क्या है, तुमको 1 कूलम के बारे में बताना है, तो सर 1 कूलम एक ऐसे दो चार्ज है, 1 कूलम ऐसे दो चार्ज है जिनको 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख दो। 1 कूलम चार्ज तो ऐसे दो चार्ज है जिनको तुम 1 मीटर डिस्टेंस पे रख दो तो उनके ऊपर श्योरली सर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगेगा। ऐसे दो चार्ज है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। बोलो आप लोगों को ये समझ में आ रहा है ना बच्चों, कोई डाउट। चलो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ओके, अब ये जो कूलम्बियन फोर्स है सर उसकी रेंज क्या है, कहां तक लगता है, तो बहुत उसकी रेंज बहुत ज्यादा है। देखो 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 Coulombian force act on the enormous range of the separation between the nuclear dimension। न्यूक्लियर डायमेंशन मतलब जो होता है 10⁻⁻15 मीटर के अराउंड। न्यूक्लियर डायमेंशन में न्यूक्लियर, हर एक जो न्यूक्लियस की साइज होती है, ठीक है, उसकी जो रेडियस होती है, तो 10⁻⁻15 मीटर के रेंज से लेकर कहां तक लग सकता है, 10⁻18 मीटर तक, माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक लग सकता है। मतलब कोलंबियन फोर्स जो है वो ये रेंज तक लगा सकते हैं बेटा। नीचे कितने तक, 10⁻⁻15 मीटर तक, इतने डिस्टेंस पे अगर दो चार्ज रखे तब भी लगा सकते हैं। और हाईली कहां तक लगा सकते हैं, 10⁻18 मीटर तक का डिस्टेंस हो सकता है, वहां तक हम लगा सकते हैं। मतलब जो कोलंबियन फोर्स लगाने की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है। नीचे क्या दिया है, इनवर्स स्क्वायर इज वैलिड। भाई इनवर्स स्क्वायर क्या है यार, तुमने ये जो फॉर्मूला देखा उस फॉर्मूला में क्या था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था। मतलब ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, 1 अपॉन R स्क्वायर पे तो डिपेंड कर रहा है ना। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। क्या होता है ये, इनवर्स स्क्वायर लॉ।
ठीक है, तो ये वैलिड है कहां से कहां तक, तो हमने जो देखा डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से लेकर 10⁻18 मीटर तक की रेंज के लिए ये जो इनवर्स स्क्वायर लॉ वैलिड है, तो ये इसकी रेंज हो गई। बात समझ रहे हो कि कूलम्ब लॉ हम कहां कहां कितने डिस्टेंस तक लगा सकते हैं, जब दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर हो, वहां से लेकर 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 अगर वो डिस्टेंस 10⁻18 मीटर तक का भी हो तब भी हम लगा सकते हैं, और तब तक इनवर्स स्क्वायर लॉ वैलिड है। सर ये क्या है बेटा, ये जितने भी क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जितने लॉ है उसके ऊपर लगाया जाता है, और ये वैलिड हो तभी हम कूलम्ब लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब इसके लिमिटेशंस हैं भाई, हर एक चीज का फायदा है तो उसके लिमिटेशन प्रोस एंड कॉन्स तो होते ही होते हैं। ठीक है, तो क्या है लिमिट, पहले ही बता दिया था कि वो पॉइंट चार्ज पे लगता है। कूलम्ब लॉ कहां लगाएंगे हम बेटा, जब वो पॉइंट चार्जेस होंगे। देखो पहला ही मैंने, और क्यों लगाएंगे उसके बारे में भी हमने आपको बताया। पॉइंट चार्ज के लिए ही क्यों, अगर कोई कंटिन्यूस बॉडी है तो क्या होगा, डिस्टेंस वेरी करता जाएगा, तो वहां पर लगाना पॉसिबल नहीं होगा। कैसे लगाएंगे उसके बारे में भी हम बाद में बात करने वाले हैं, सो डोंट वरी। तो पॉइंट चार्ज और साथ साथ में रेस्ट कंडीशन में एक्सटेंडेड मास के लिए नहीं लगाते, ये मैंने आपको बता दिया बेटा, ये एक एक्सटेंडेड मास है। इसके ऊपर अगर चार्ज है तो ये तो एक्सटेंडेड मास है, इसके ऊपर हम कूलम्ब्स लॉ नहीं लगाएंगे। कहां लगाएंगे, जब दो चार्जेस जो है वो पॉइंट चार्जेस होंगे तब लगाएंगे। क्लियर है, और दूसरी बात समझ लो, वो जो चार्जेस है उनको लाइन ज्वाइनिंग जो होती है, उनको सेंटर से सेंटर जोड़ने वाली जो लाइन होती है, उसी भाई कोई ऐसा बोले कि मान लो एक पॉइंट चार्ज इधर है, एक पॉइंट चार्ज इधर है, मुझे जो डिस्टेंस लेना है वो मैं ऐसे भी ले सकता हूं क्या मैं इसको ऐसे भी डिस्टेंस ले सकता हूं, नहीं बेटा, उनके सेंटर से लेकर सेंटर वाली लाइन को ज्वाइन करते वाली जो लाइन है वही डिस्टेंस हमें लेना है। बात समझ रहे हो, है ना। जैसे तुमने ग्रेविटेशन के अंदर देखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है। वाई सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि वो उन दोनों का जो सेंटर जो है उनको जोड़ने वाली लाइन पर लाई करता है, वही फोर्स हमें लेना है। ठीक है, ओके, तो देखो वो एक तो पॉइंट चार्ज के लिए होता है बेटा, और साथ साथ में वो रेस्ट कंडीशन में भी होने चाहिए चार्जेस। क्या सर जरूरी है दोनों ही चार्ज रेस्ट कंडीशन में, ये बात तुमको नहीं पता होगी, अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इसको ध्यान दो। क्या दोनों ही चार्ज रेस्ट कंडीशन में होने चाहिए, नहीं, दोनों में से अगर एक भी चार्ज रेस्ट कंडीशन में है तो हम कूलम्ब लॉ लगा सकते हैं, पर दोनों ही चार्ज अगर मूविंग है तो नहीं लगा सकते। चार्जेस रेस्ट कंडीशन में होने चाहिए ऐसा बोला जा रहा है ना, तो क्या सर जिन दो चार्जेस के बीच में हम फोर्स की बात कर रहे हैं दोनों के दोनों चार्ज रेस्ट कंडीशन में होने चाहिए, नहीं, एक रेस्ट कंडीशन में दूसरा अगर मूव कर रहा है तब हम कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए। पर अगर दोनों ही चार्ज मूविंग है इस कंडीशन में हम कूलम्ब लॉ नहीं लगा सकते हैं, और अगर दोनों ही चार्ज रेस्ट कंडीशन में है तो लगा ही सकते हैं, अच्छी बात है। सेकेंडली, कूलम्ब लॉ बेटा तभी अप्लाइड है जब वो इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करेगा, जो मैंने आपको बता दिया, F इज डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर जो वाला था, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² वाला जो फॉर्मूला था वो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, और उसको वैलिड, उसको अगर वो ओबे कर रहा है, कहां से कहां तक ओबे कर रहा है, 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻18 मीटर तक ओबे कर रहा है, इतने लार्ज डिस्टेंस तक वो ओबे कर रहा है, उस कंडीशन में हम कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। कूलम्ब्स लॉ लगाने, देखो भाई वैसे तो कोई बोले सर कि कूलम्ब्स लॉ हम 10⁻⁻15 के बदले में -13 मीटर तक लगाए तो नहीं चलेगा क्या, इतना नीचे ले जाए डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस ले जाए तो नहीं चलेगा क्या। इस कंडीशन में इनवर्स स्क्वायर लॉ वैलिड नहीं है, और अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ वैलिड नहीं है तो कूलम्ब लॉ भी वहां पर लगा नहीं सकते हैं। इसलिए बेटा हमको जो रेंज दी गई है दैट इज 10⁻⁻15 मीटर से लेकर मैक्रोस्कोपिक बहुत लार्ज डिस्टेंस 10⁻18 मीटर तक हम कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं, जो बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा इनॉर्मस रेंज हो गई ना, बहुत बड़ी रेंज हो गई। बात समझ में आ रही है बच्चों, ध्यान देके पढ़ो, जो मैं बोल रहा हूं उसको ग्रास्प करो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, कूलम्ब्स लॉ वहां पर लगाना डिफिकल्ट होता है जहां पर तुमको आर्बिट्ररी शेप दिया है, जहां आर्बिट्ररी शेप मतलब जिसका शेप डिफाइन नहीं है, जिसका कोई शेप फिक्स नहीं है, ऐसी जगह पे अगर हमें लगाना है कूलम्ब्स लॉ तो वो हमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा। कोई भी टाइप का अगर तुमको कोई आर्बिट्ररी शेप दे दिया जाए और यहां पर अगर तुमको बोल दिया जाए, बहुत दूर से देखोगे तो इसको तुम पॉइंट चार्ज मान सकते हो, लेकिन ऐसे अगर चार्ज हर एक जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है
तो ऐसी जगह पे कूलम्स लॉ लगाना मतलब आर्बिट्ररी शेप का मतलब होता है जहां पर शेप डिफाइन नहीं है, क्योंकि वहां पर हम चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो प्रॉपर डिटरमाइन नहीं कर सकते। बोलो बात समझ में आ रही है? वी कैन नॉट डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस प्रॉपरली, मतलब यहां पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इस कंडीशन में। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे सर, अगर डिफिकल्ट है तो उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो अभी जो मैं बता रहा हूं उस चीज को आप समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ओके, उसके बाद लास्ट लाइन क्या लिखी है? लास्ट लाइन क्या लिखी है भाई? द लॉ कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बिग प्लैनेट्स। बड़े बड़े प्लैनेट्स के ऊपर तुम ये कूलम्स लॉ, बड़े बड़े प्लैनेट के ऊपर जो चार्ज है उसके लिए तुम कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। बात आती है क्यों? कूलम्स लॉ बेटा उस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन या दूसरा इलेक्ट्रॉन के बीच में जब तुम चार्ज ये फोर्स लगेगा, तब जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे या तो दूर जाएंगे, वो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करेंगे। इस प्रिंसिपल को हम प्लैनेट्स के ऊपर नहीं लगा सकते, अदरवाइज तो सभी के सभी प्लैनेट्स कब के किसी ना किसी बड़े ब्लैक होल के अंदर या तो किसी स्टार के अंदर समा गए होते। बात समझ रहे हो? तो कूलम्स लॉ हम बड़े प्लैनेट पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो कूलम्स लॉ वर्क करता है वो इलेक्ट्रॉन्स, अगर मान लो कोई दो इलेक्ट्रॉन है जिसके बीच का तुम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना चाहते हो, तो वहां पर क्या होता है बेटा, अगर वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन है तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो उस टाइम पे कुछ वो एनर्जी लॉस भी कर सकते हैं। पर जो ये कॉन्सेप्ट है वो हम बिग प्लैनेट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभी इतना ही आपके लिए जानना जरूरी है, उससे ज्यादा भी जरूरी नहीं है। तो लिमिटेशंस ऑफ ये कूलम्स लॉ हो गई। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने स्टार्टिंग में बताया था, नहीं हमने ये बात नहीं करी है, पर अब मैं बता देता हूं बेटा। तुम अगर देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ मतलब जो कूलम्स लॉ आया, इसका फॉर्मूला क्या बना? K(Q1 Q2 अपॉन R² बना। अच्छा, और याद करो तुमने जब 11th में ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, तो वहां पर फॉर्मूला क्या था? Gm1 m2 अपॉन R²। ये तो कुछ सिमिलर नहीं लग रहे है क्या? अच्छा, यहाँ पर चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर मास के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ चार्ज के बीच का डिस्टेंस, वहां पर मास के बीच का डिस्टेंस, वहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G हुआ करता था, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K है। अदरवाइज तो बहुत सारी चीजें सिमिलर लग रही है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक फोर्स है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे? अरे यार, ग्रेविटेशनल फोर्स तो यार दो बड़े बड़े प्लेनेट को जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है। और तो ये आप कैसे बता दे रहे हो कि पॉइंट चार्ज के मतलब जो चार्जेस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा है। चलो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ये है वही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द रेशियो। क्या करना है? रेशियो फाइंड करना है। किस चीज का भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कि Fe टू ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब कि Fg बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन। किसके बीच में? बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन। भाई दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज होता है कि नहीं होता है? होता है सर। भाई दो इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का हमें रेशियो चाहिए। भाई दो इलेक्ट्रॉन है तो उस दो इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज है, तो चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। जी सर होगा। उन दो इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी तो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। जी सर है। तो देखना है कि ये दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है कि उन दोनों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। बोलो क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए K वैसे का वैसा बाय Q, कौन सा चार्ज है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन है ना, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं QE। ठीक है, ये Q2 दूसरा इलेक्ट्रॉन। भाई दो इलेक्ट्रॉन के बीच की बात करी जा रही है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा भी क्या लेना है? इलेक्ट्रॉन। तो Q1 के बदले में QE लिखा, तो Q2 के बदले में भी क्या लिख लूंगा? QE, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है। और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने रख दिया मान लो कि RE का स्क्वायर। अरे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस RE क्यों करने की जरूरत है? इलेक्ट्रॉन ही है, वो तो हमें पता है। एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। सपोज मान लो कि मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां लिया, तो बेटा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लिया R है, उसमें हमें RE लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से देखो K QE इंटू QE, क्या ये QE का स्क्वायर नहीं हो जाएगा? जी हो जाएगा। और नीचे क्या है? R²। ये हमें किसकी वैल्यू मिली? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू मिली। सिमिलरली क्या हम यहां से FG
ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कर सकते हैं। जी को वैसे का वैसा रखो अभी के लिए। भाई मास किसका लेना है, दो इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे हैं, तो पहला भी इलेक्ट्रॉन दूसरा भी इलेक्ट्रॉन, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो जी, बेटा एमई इंटू एमई कितना होना है, एमई का स्क्वायर होना है। भाई डिस्टेंस तो अभी भी थोड़ी बदलेगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काउंट करते जो था, ग्रेविटेशनल फोर्स काउंट करने में भी डिस्टेंस थोड़ी बदल जाएगा। डिस्टेंस हमने वही का वही रखा। अब हमें क्या बोला था, इन दोनों के बीच का क्या फाइंड करना है तुमको, रेशियो फाइंड करना है। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है क्या? तो मैं रेशियो फाइंड करने का ट्राई करता हूं, Fe अपॉन एफ जी। क्या करता हूं, Fe अपॉन एफ जी। ठीक है, ध्यान दो, Fe की वैल्यू क्या है मिली बेटा, रख दो यहां पर K QE का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाय Fg की जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, G Me का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बेटा अगर तुम लोगों को ये सब तो आता ही होगा, यहां से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो Fe अपॉन एफ जी जो है उसकी वैल्यू क्या मिली है, K QE का स्क्वायर अपॉन G ME का स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, बोलो यहां तक कोई दिक्कत, बिल्कुल समझ में आ चुका है। चलो K, भाई अभी मैंने आप लोगों को बताया था K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। जी सर, भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, QE इलेक्ट्रॉन का चार्ज, QE इलेक्ट्रॉन का चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और उसके ऊपर क्या दिया है, स्क्वायर दिया है। जी की वैल्यू, बेटा जी की वैल्यू तुम लोगों ने पढ़ी हुई है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। बेटा इलेक्ट्रॉन का मास मैंने आप लोगों को बताया था 9.1 इंटू 10⁻31, लेकिन उसके ऊपर क्या बोला है, स्क्वायर बोला है। अब बेटा इस पूरे कथा को अगर तुम सॉल्व करोगे, इस पूरे प्रोसेस को, कैलकुलेशन तो करना है बेटा, कैलकुलेशन तो तुम कर ही सकते हो, है कि नहीं। इसके ऊपर स्क्वायर दिया है तो 1.6 का भी स्क्वायर करोगे, 10⁻⁻19 है तो एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, 9.1 है तो 9 पॉइंट का स्क्वायर करोगे, 10⁻31 के ऊपर 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे और ओवरऑल इस पूरे वैल्यू को अगर तुम से वेरीफाई करोगे, सिंप्लीफाई कर सॉल्व करोगे इसको, तो इसकी जो वैल्यू मिलने वाली है वो अप्रोक्स कितनी मिलेगी, 10 के ऊपर 42। तो ये जो रेशियो मिला वो किसका मिला बेटा, Fe अपॉन एफ जी का मिला। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, Fe अपॉन एफ जी का जो रेशियो मिल रहा है वो 10⁻42, ऊपर कौन है, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन Fg। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर तुम ग्रेविटेशनल फोर्स से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी मिल रही है, 10⁻42 के अराउंड, मतलब बहुत ही बड़ी वैल्यू है। एक मिनट, यहां पर नेक्स्ट पेज पे जगह खाली है तो जरा एक मिनट यहां ध्यान दो। Fe अपॉन Fg को जो वैल्यू मिल रही है दैट इज अप्रोक्स 10⁻42। अगर मैं इस Fg को यहां ले जाऊं, इस तरफ ले जाऊं, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के 10⁻42 टाइम्स है। मतलब तुम समझ सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तो ये था हमारा एक क्वेश्चन आज का कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का रेशियो, इन शॉर्ट में हमें कंपेयर ही करना था कि किसकी वैल्यू बढ़ी आती है। बोलो ये डाउट है क्या इसमें? नहीं ना। चलो थोड़ा आगे बढ़ते। ओके, तो अब हम उस टॉपिक पे आ चुके हैं जहां पर हमें परमिटिविटी के बारे में बात करना था। परमिटिविटी क्या देखा था हमने, K बराबर 1/4πε0 जो एयर के लिए होता है। ओके, तो यहां पर मैं आपको, ठीक है ध्यान दो, हमने क्या पढ़ा था अभी मुझे ये बताओ। चलो अभी ये जो चीज लिखी हुई है उसको मैं बाद में बताता हूं, पहले तो ये मुझे बताओ K का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, 1/4πε0। ये जो है वो क्या है, ε0। ये क्या है, ε0। बेटा ε0 किसके लिए यूज करते हैं बेटा, एयर, या जिसको हम फ्री स्पेस या मतलब वैक्यूम बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई डाउट यहां तक? ओके, पर अगर सर यहां पर एयर के बदले में अगर मान लो कि हमने दो चार्ज को कहीं लिक्विड में डाल दिया होता, है ना, कोई वाटर में डाल दिया होता, तब हम क्या एप्सिलॉन रखते? क्या उस टाइम भी हम एयर का ही रखते? नहीं बेटा, तब तो हम आपको किसका रखना पड़ेगा, तब आपको किसका रखना पड़ेगा, एयर का रखना पड़ेगा। इसको हम बोलेंगे एप्सिलॉन, है ना। मतलब जो ये है, ये क्या है बेटा,
एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी है। ये क्या है? परमिटिविटी दिखाता है। एप्सिलॉन नॉट क्या दिखाता है हमें? परमिटिविटी। मैंने आपको जब आया था ये चीज तब आपको मैंने यहाँ पर लिख के दिया था, देखो ये एप्सिलॉन नॉट क्या था? एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी थी किसी फ्री स्पेस के अंदर। एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के अंदर जहां पर एयर है या तो वैक्यूम है। अगर उसके अलावा कोई और मीडियम है तो वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन लिखते हैं। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं ना? क्लियर है? ओके ओके। अब अगर मुझे, चलो मैं जरा इसको इरेज कर देता हूं, जिसको नोट करना है वो कर ले। ठीक है, ओके। अब बात आती है, सर ये क्या है? परमिटिविटी। परमिटिविटी हमने सुन लिया सर, आपने बोला कि एप्सिलॉन नॉट दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पर एक्चुअली में परमिटिविटी है क्या? परमिटिविटी है क्या? सुनो, अगर मैंने दो चार्ज को एयर में रखा है तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो कुछ अलग होगा। अगर मैंने दो चार्ज को एयर में रखा है तो उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन वाला, वो कुछ अलग होगा। पर अगर मैं उसी दो चार्ज को लिक्विड में डाल देता हूं तब उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो जाएगा। उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वाई? वाई? तो ये हर एक मटेरियल की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो कोई भी दो चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको कंट्रोल कर रहा है। बात समझ में आ रही है? उसको कंट्रोल कर रहा है, मतलब किसी भी दो चार्ज के बीच में कितना अट्रैक्शन होगा या कितना रिपल्सन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? तुमने एयर रखी है, मतलब तुमने उसको एयर में रखा है या वाटर में रखा है, किस में रखा है? तो कैसे ये क्या हो रहा है? तो वो हर एक मटेरियल की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है और उसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी की। परमिटिविटी देखो यहां पर, अब देखो डेफिनेशन पढ़ो। सॉरी, परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। हर एक मीडियम की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, चाहे तुम वो एयर ले लो, चाहे तुम वाटर ले लो, ठीक है, या ग्लास ले लो। परमिटिविटी ऑफ मीडियम विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। किसी भी मीडियम में रखे हुए दो चार्ज के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वो जो प्रॉपर्टी है किसी भी मीडियम की, उसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी। आई होप ये बात समझ में आई होगी, हाँ या ना? वापस रिवाइज करूं क्या? रिवाइज करूं क्या? मान लो कोई दो चार्ज है, एयर में रखे हैं, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी कुछ होगा। अगर मान लो उसी दो चार्ज को मैंने वाटर में लाके डाल दिए, उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो एयर की कंपैरिजन में कम होगा। क्यों कम होगा? परमिटिविटी बदल रही है। परमिटिविटी क्या है? हर एक मीडियम की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। एयर है तो एयर की अपनी प्रॉपर्टी है, वाटर है तो वाटर की अपनी प्रॉपर्टी है, कि जिसके हिसाब से वो कोई भी दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने दे रहा है। परमिट करना यार, परमिटिविटी मतलब क्या समझते हो तुम? परमिट करना। कोई दो चार्ज है एयर में, एयर बोलेगा इतना फोर्स लगेगा, इससे ज्यादा मैं परमिट नहीं करने दूंगी, ठीक है। वाटर में डाला, वाटर बोलेगा मैं तो एयर से भी बहुत स्ट्रिक हूं, ज्यादा फोर्स नहीं लगाने का। मतलब वो ये समझाने की बात था कि मतलब कि वो कुछ ना कुछ दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा उसको परमिट करने का काम करता है। परमिट करने का उतना फोर्स उसके ऊपर लग जाता है, वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है हर एक मीडियम की, उसी को हम बोलते हैं एप्सिलॉन। अगर एयर है तो एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे, अगर उसके अलावा कोई मीडियम है तो हम सिर्फ एप्सिलॉन रखते हैं। हर एक की वैल्यू अलग अलग होती है। बोलो यहां तक पहले कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना? चलो हम अभी आगे बढ़ जाए क्या? तो अब ध्यान दो, अब क्या बोला है? रेशियो ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो एक मिनट और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेट करो, थोड़ा डिटेल में ले जाता हूँ। कोई बच्चे पूछेंगे यार कि ठीक है सर आपने बोल तो दिया कि ये ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है, पर ये क्यों होती है? चलो इसको भी मैं बता रहा हूं आपको। मान लो मेरा एक चार्ज यहां पर पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर मान लो कि एक चार्ज पड़ा है नेगेटिव चार्ज। वो क्या ट्राई करेंगे? वो दोनों क्या ट्राई करेंगे? अट्रैक्शन करने के लिए, ठीक है। मान लो कि यहाँ बेटा अगर आपको हम अभी इसके बाद जो और टॉपिक आएगा जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे कि बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव
ठीक है सर, तो क्या बात है। अब अगर मान लो कि इसके बीच में हम कोई दूसरा मीडियम लाके रख देते हैं, एयर या एयर के बदले में कुछ और, मान लो कि मैंने यहां पर वाटर लाके डाल दिया, तो ध्यान देना होगा क्या, यहां पर मान लो कि मैंने वाटर को लाके यहां पर रख दिया, या तो मतलब इन दोनों चार्ज को हमने वाटर में डाल दिया। सपोज इतने पोर्शन में, इतने पोर्शन के लिए सिर्फ अभी मैं बात कर रहा हूं कि मान लो कि यहां पर वाटर है, तो वाटर के भी अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वाटर के अंदर भी आयंस हो सकते हैं। जी सर बिल्कुल हो सकते हैं। तो होगा ये कि जो पानी है, ये जो वाटर है, उसके जो आयंस है, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ कौन से चार्ज आने का ट्राई करेंगे, नेगेटिव आने का ट्राई करेंगे, और जो नेगेटिव वाले है उसको कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट करेगा। बात समझ रहे हो। तो पानी के अंदर भी पोलराइजेशन हो जाएगा। इसको क्या बोलोगे आप, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों के, पानी के मॉलिक्यूल्स, अभी भी देखो पानी न्यूट्रल ही है, पानी अभी भी कैसा है, न्यूट्रल ही है, पर हुआ क्या, पानी के अपने जो मॉलिक्यूल्स थे उसके जो अंदर आयंस होते हैं ना भाई, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो उसमें जिस तरफ तुमने पॉजिटिव चार्ज रखा था उसकी तरफ कौन चला गया बेटा, नेगेटिव चार्ज चला गया, और जिस तरफ तुमने नेगेटिव चार्ज रखा था वहां पर अट्रैक्ट होकर कौन चला गया, पॉजिटिव। अभी भी स्टिल पूरा पानी जो है वो तो न्यूट्रल ही है ना, पानी के जो आयंस है वो अभी भी पानी के अंदर ही है, बाहर नहीं चले गए, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। अगर वो बाहर चले जाते इसको बोलते हैं आयनाइजेशन। ये केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। ओके सर, ये तो हो गया, ठीक है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, सुनो मैंने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। इसके बारे में हम और आगे स्टडी करने वाले हैं इन डिटेल, सो डोंट वरी। तो मान लो कि ये जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, पॉजिटिव से नेगेटिव है, ठीक है। और ये जो पानी के मॉलिक्यूल है उसके अंदर भी तुम देखो ना, कुछ सेपरेशन ऐसा हो गया, इस तरफ सभी के सभी नेगेटिव चार्ज आ चुके हैं, यहाँ पर सभी के सभी पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो भी तो पॉजिटिव से नेगेटिव ही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव था तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर भी जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट हुए, जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव से अट्रैक्ट हुए, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बननी चाहिए वो पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे कुछ होनी चाहिए। तो क्या देख रहे हो तुम, जो दो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कुछ ऐसी है, आप देख रहे हो यहाँ ऐसी है, और जो पानी के मॉलिक्यूल्स है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे बन रही है। तो कुछ ना कुछ वो इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई या तो कैंसिल आउट करने का ट्राई करेगा। इसीलिए जो पहले जैसे जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, अगर एयर में तुमने रखा है तो जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए उतनी स्ट्रेंथ अब वाटर के अंदर नहीं रहेगी। भाई एयर के अंदर भी होता है ना, एयर के अंदर भी होता है कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर भी यही चीज होती होगी, तो वहां पर कुछ ना कुछ तो उसको कम कर देता है। पर फिर भी एयर के कंपैरिजन में बाकी सभी के सभी जो जितने भी सब्सटेंस है उनके अंदर एप्सिलॉन की वैल्यू बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है, ये बात समझ में आई। अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड खुद अंदर एक तैयार कर देता है, जो दो चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको अपोज करने लग जाती है, इसलिए वहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसी को बोलते हैं हर एक मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी। बात आई समझ में, बोलो ये क्लियर है। मेरे ख्याल से ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर नहीं भी समझ में आया है तो वापस एक बार रिवाइज करो, आई होप ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, चलो आपने बोला तो हम ट्राई करेंगे। ओके, अब क्या है भाई, E अपॉन एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो है बेटा उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी के बारे में क्लियर हो गया, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट दैट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है। पर अब मुझे कोई बोलता है रिलेटिव परमिटिविटी, क्या बोलता है बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। तो एक काम करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को हम यहां पर डिराइव करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर मैंने रिलेटिव परमिटिविटी का जो फॉर्मूला लिखा है वो देख लो पहले तो। रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी या तो बेटा इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम सेकंड चैप्टर पे पहुंचेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये देख रहे हो तुम रिलेटिव परमिटिविटी, बेटा ये जो E एप्सिलॉन R लिखा है दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, और K जो ये है ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये K इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट नहीं है। जो आगे हमने K की वैल्यू 9 × 10⁹ थी ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट था, उसको और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कोई लेना देना नहीं है, इन दोनों को मिक्सअप मत कर देना। बराबर फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
एप्सिलॉन मतलब क्या बेटा, जो भी मीडियम दिया है, सपोज वाटर दिया है तो उसकी परमिटिविटी और उसको डिवाइड कर दो परमिटिविटी ऑफ एयर से, है ना। जो भी परमिटिविटी है किसी भी मीडियम की उसको डिवाइड कर दो एयर की परमिटिविटी से, तो यहां से तुमको ये रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाएगा और उसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। पहले ये बात समझ में आई, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी या तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब E अपॉन E नॉट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन किसके लिए यूज करते हैं, जो भी मीडियम दिया है उसके लिए, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट किसके लिए यूज करते हैं, फ्री स्पेस के लिए। तो ये तो चीज समझ में आ गई है, ठीक है सर समझ में आ चुका है। नोट डाउन करते रहना भाई, जिसको लगता है नोट डाउन करते रहना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करना है, ध्यान पूरा यहाँ रखना है, आजू बाजू में नहीं, यूट्यूब पे कहीं और नहीं चले जाना। और नहीं मतलब बोले तो पढ़ाई के लिए करो, बेस्ट हो, बरोबर। कहीं यहां से यहाँ कैरी से लेके वेरी कहीं और ना चले जाना, ध्यान रखना इसे, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो सर ये क्या है, अब ये फॉर्मूला कैसे है, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन गिवन मीडियम। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम मतलब कि फ्री स्पेस का फॉर्मूला क्या था मुझे बताओ, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और मैंने आप लोगों को बताया कि जो K है उस K के बदले में हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं। मैंने बताया कि नहीं बताया, K के बदले में क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एयर या तो वैक्यूम के बराबर, ठीक है। तो वहां पर अब हम K के बदले में क्या ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या K के बदले में ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो K के बदले में मैंने पुट कर दिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिला एयर या तो वैक्यूम के अंदर। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। अगर मैं फोर्स इन किसी मीडियम के अंदर बात करूं, किसी दूसरे मीडियम के अंदर बात करूं, तो वहां पर भी फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पर यहां जो K लेंगे वहां पर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं करेंगे, सिर्फ एप्सिलॉन करेंगे, क्योंकि हम किसी और मीडियम की बात कर रहे हैं, किसी और मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत। तो यहां से अगर यहां से मैं अगर इन दोनों का रेशियो निकालने चाहूं, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम, जगह छोड़ी है क्या, नहीं छोड़ी है, ठीक है। चलो यहां पर ही कर लेना पड़ेगा अभी। अगर मैं रेशियो निकालता हूं फोर्स इन एयर या तो वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, तो क्या होगा बेटा, मैं इस वैल्यू को यहां पुट करूंगा और ये जो नीचे दी हुई वैल्यू है उसको, अरे सॉरी, फोर्स इन मीडियम की जो वैल्यू है उसको मैं यहां पुट करूंगा। चलो ट्राई करो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी पुट करी हमने, वैक्यूम के अंदर है उसकी पुट करी। और मीडियम के अंदर जो वैल्यू है, मीडियम के लिए हम एप्सिलॉन लेते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा मेरे ख्याल से 1 अपॉन 4 पाई Q1 Q2 आर स्क्वायर और आर स्क्वायर तो मर जाएगा तो सर क्या बचेगा जरा देखो क्या क्या बच रहा है। क्या बच रहा है बेटा, यहाँ पर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है, 1 अपॉन एप्सिलॉन। तो सबसे नीचे वाला जो एप्सिलॉन है वो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो क्या बनेगा, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, ऊपर गया एप्सिलॉन, नीचे आया एप्सिलॉन नॉट। और हाँ, और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। तो ये जो चीज यहाँ पर मैंने लिखी है, ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये जो पूरा फॉर्मूला लिखा है वही चीज यहां पर आ गई है। यहां पर हमने एयर के बदले में वैक्यूम रखा है, वही चीज है ना भाई, एयर और वैक्यूम मैंने क्या बोला, एक ही चीज है। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या तो यहां से क्या हम ये भी लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, फोर्स इन एयर या तो वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम बराबर,
बेटा ये जो E अपॉन एप्सिलॉन नॉट है दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, और क्या रिलेटिव परमिटिविटी को हम के भी तो बोलते हैं। देखो ये मैंने लिखा है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक ही चीज है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हम सेकंड चैप्टर में ज्यादा इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो यहां से ये फॉर्मूला हमें मिला, बोलो कोई दिक्कत। यहां से अगर मैं यहां से, हाँ तो वही चीज, तो अगर मैं फोर्स इन मीडियम यहां ले जाऊं, ये फोर्स इन मीडियम को यहां ले जाऊं और के को अगर मैं यहां लेके आ जाऊं तो क्या होगा, फोर्स इन गिवन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर या तो वैक्यूम डिवाइड बाय के। तो यही चीज मैंने यहाँ पर नोट डाउन भी करी है। बोलो ये समझ में आया? बोलो यहां तक पहले मैंने जो डिराइव किया है, जो लिखा हुआ है, वो पूरी चीज समझ में आई है? मैं इसका मतलब समझाता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कहां से कहां गए सर? सबसे पहले हमने ये किया, ठीक है, फिर उन दोनों का रेशियो निकाला, ठीक है, फिर यहां से इसको सॉल्व किया, तो यहां पर हमें ये मिला, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने एफ फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको हमने रिलेटिव परमिटिव बोला, इसके बदले में हम के भी तो लिख सकते हैं। यहां से हमें ये चीज मिल गई। क्लियर? पहले इसको स्क्रीनशॉट लो, मैं इसका और मतलब समझाने का ट्राई करूंगा। सर और क्या मतलब होता है? बेटा हमें वही तो करना है, इन डिटेल पढ़ना है। बेटा कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करके रहूंगा, मैंने आपको बोला है। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको इन डिटेल स्टडी करवाऊंगा। किसमें स्टडी करवाऊंगा? इन डिटेल। कैसे? इन डिटेल। ठीक है सर, चलो आपने बोला तो हमने माना। ओके ओके ओके, सब चीजें यूज करनी पड़ रही है। हाँ ओके, तो ध्यान दो, क्या बताने चाहते हो सर आप? ध्यान दो, इस चीज को ध्यान दो। फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो हम एयर के लिए यूज करते हैं ना, ओके, और साथ में फोर्स इन एयर किधर है? ऊपर। मतलब फोर्स इन एयर और एप्सिलॉन नॉट ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन बन रहे हैं, हाँ या ना? जी सर। सिमिलरली फोर्स इन मीडियम और ये जो एप्सिलॉन होता है वो मीडियम के लिए होता है, वो भी तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन हो रहे हैं। इसका मतलब जितना रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा, सॉरी जितना भी परमिटिविटी ज्यादा उतना फोर्स कम होगा, जितनी परमिटिविटी कम उतना, सॉरी जितनी परमिटिविटी, हाँ, जितनी परमिटिविटी कम उतना फोर्स ज्यादा, जितनी परमिटिविटी ज्यादा उतना फोर्स कम। मैंने बोला एयर के अंदर फोर्स सबसे ज्यादा होता है, इसका मतलब है उसके अंदर परमिटिविटी सबसे कम है, और जिसके अंदर और बाकी उसके जितने भी है, आपको यहां से एक लॉजिकल क्वेश्चन आ सकता है, सबसे कम परमिटिविटी किसकी है? किसकी है? एयर की है। इसीलिए तो उसके अंदर जो दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो सबसे ज्यादा है। बोलो क्लियर? और उसके अलावा जितने भी सब्सटेंस है उनके अंदर परमिटिविटी एयर की कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो उसके लिए उसके अंदर फोर्स कम होता है।